हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जहां पर हम हमारा प्रैक्टिकल, हाँ इवन तो हमने लास्ट क्लास में या उससे भी लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ा था, लेकिन बस वो सपोर्टिंग फॉर्मूलाज थे। मैं आपको बता दूं वो मेन फॉर्मूलाज नहीं थे। मेन फॉर्मूलाज की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, या फिर मैं टेक्निकली बोलूं मेन प्रैक्टिकल की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। वो जो हमने फॉर्मूलाज करे थे वो हमें एक नेशनल इनकम एग्रीगेट से दूसरे नेशनल इनकम एग्रीगेट में पहुंचने में हेल्प करने के लिए थे। यहां पर पहले हम एक तो निकाल लें। हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे हमने देखा था कि यार एटलीस्ट एक तो हमें गिवन ही होगा। किसी क्वेश्चन में दो भी गिवन होंगे, वो डिपेंडिंग है कि कौन सा एलिमेंट मांग रहा है वो फॉर्मूले का। लेकिन आज की क्लास से स्टार्ट होने वाला है आपका टेक्निकली मेन प्रैक्टिकल, जहां पर आप वो एक जो आपको पहले से ही पिछली क्लास में क्वेश्चन में दिया होता था वो निकालना सीखोगे। तो भैया चलते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हाथ में पेन और पेपर उठा लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि मैंने पहले भी बोला 10 नंबर का चैप्टर है ये नेशनल इनकम, उसमें से एक 3 नंबर का प्रैक्टिकल 100% आना ही है। किस्मत रही तो 6 का आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। जल्दी से उठा लो पेन और पेपर। चलो तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू एडेड मेथड। अब मैं वैल्यू एडेड मेथड से पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये मेथड इफ यू रिमेंबर हमने वो करा था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था एक तरफ हाउस होल्ड्स हैं, दूसरी तरफ फर्म्स हैं, और हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ सबसे पहले जाती हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या जाती थी? फैक्टर सर्विसेज। और वो फैक्टर सर्विस की हेल्प से ये करते थे प्रोडक्शन। क्या करते थे? हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से वो इनकम जनरेट करते थे। तभी इस फेज का नाम था जनरेशन फेज। सबसे पहला फेज था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और मैंने आपको बोला था इसका लिंक है आपके चैप्टर से। तो अगर अभी तक आपने वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहला लेक्चर है, जाकर बिना टाइम वेस्ट करे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बस ये जो प्रोडक्शन है यही हमारे इस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है। सबसे पहली बात इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कई बारी ये सैंपल पेपर्स में या उसके अलावा एक बारी बोर्ड में भी पूछी गई थी, सीयूईटी में तो आती ही है, वो है कि भैया किसको इंटरेस्टेड होता है ये हम जो कर रहे हैं नेशनल इनकम हम सीख रहे हैं, ये कौन निकालता है हमारी कंट्री में, कौन ये कर रहा है भाई, हमें बताओ तो सही। तो उसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरेस्टेड होता है ये सारा काम कि वो हमारी नेशनल इनकम निकालेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। चलते हैं अब हमारे मेथड पे, वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोला गया, इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड क्यों नहीं बोला गया, अभी आप धीरे से समझोगे। सबसे पहली बात तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज है जो डिफरेंट स्टेजेस से पास होने के बाद या डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट से पास होने के बाद अल्टीमेटली फाइनली कंज्यूमर के हाथ में आती है, लेकिन वो चीज एक ही होती है। और जैसे मैं सपोज करो कि गोल्ड है, गोल्ड का तो गोल्ड माइन से गोल्ड निकाला गया, या पता नहीं कैसे गोल्ड निकाला जाता है, ठीक है। अगर हमें आता होता तो आज हम यहाँ थोड़ा ना बैठे, हम गोल्ड निकाल के पैसा कमा रहे होते भाई। लेकिन ठीक है, मेरे को तो इसमें ज़्यादा, मेरे लिए तो आप लोग गोल्ड हो यार, साफ सीधी बात है, ठीक है। नॉट लाइक मनी मेकिंग, बट सोने हो आप लोग मेरे, सोने। चलिए तो बेसिकली तो जो गोल्ड होता है वो पहले एक रॉ फॉर्म में आता है, उसमें मिट्टी ये वो काफ़ी सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं। वो जाता है किसी सुनार के पास, वो सुनार उसको प्रॉपरली रिफाइन करके प्रॉपर गोल्ड में कन्वर्ट करता है, गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करता है, गोल्ड बिस्किट्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो एक अच्छे ज्वेलर्स के पास जाता है, ठीक है। इसका भी प्रॉपर कोर्स होता है, मेरे को उस दिन पता चला यार, वो प्रॉपर इसको चीज़ें सिखाई जाती हैं। पता नहीं क्या बोलते थे कोर्स को, ज्वेलरी मेकिंग बोलते थे या ज्वेलरी आर्टिस्ट बोलते थे या कुछ ऐसा बोलते थे। तो वो उसके पास जाता है, वो फिर उस गोल्ड से प्रॉपर डिज़ाइन बनाकर उसको उसमें कन्वर्ट करता है, फिर जाकर ये ज्वेलरी शॉप्स में जाकर बिकता है। तो आप देख सकते हो गोल्ड एक ही है, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट से गुजर के वो फिर फाइनली हमारे एक कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो बस ये जो डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट पे उसकी जो वैल्यू ऐड करी जा रही है, ठीक है, उसमें जो एडिशन हो रहा है उसकी वैल्यू में इन मॉनिटरी टर्म्स, बस उसी को हमने मेजर करना होता है, और इसी से आपका इन्वेंट हो जाता है वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड इज अ मेजर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारे यहाँ का बनाया हुआ प्रोडक्ट, पहली बात याद रखना, हमारी टेरिटरी में बनाया हुआ, बाहर के सोने की बात नहीं हो रही है भैया यहाँ पर। तो वैल्यू एडेड इज द वैल्यू एडेड टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, वैल्यू एडेड का मतलब तो आपको समझ आएगी, जो उसकी मॉनिटरी वैल्यू ऐड हो रही है जस्ट बिकॉज उस पर कुछ ना कुछ वर्क होता जा रहा है। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, अब देखो मेरी बात समझना यहाँ पर ध्यान से। यार देखो
अब जैसे मैंने बोला गोल्ड का वो है, सपोज करो एक पत्थर है, किसी ने मेहनत करके वो निकाला, ठीक है, और वो एक ज्वेलर को दिया या जो भी ये काम करता है रिफाइन करने का उसको दिया। तो वो जो बंदा जो उससे खरीद रहा है पहले वाले से, दूसरा बंदा इस वो गोल्ड में से सारा अनवांटेड चीज हटाकर उसको गोल्ड बार्स में कन्वर्ट कर रहा है। पहला बंदा इस जो वो गोल्ड निकाल के आ रहा है, ठीक है जी, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले बंदे ने जब दूसरे बंदे को वो गोल्ड का वो बेचा पूरा, ठीक है, वो पत्थर में मिला, छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिला, जो भी मिला, तो दूसरे बंदे के लिए वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, कोई भी ऐसी चीज विच इज मेंट फॉर प्रोडक्शन और रीसेल। तो अब इसको प्रोडक्शन करके वो बेचेगा दूसरा बंदा, तो दूसरे बंदे के लिए ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया कि नहीं हो गया। तो बस इस पे वो जो वैल्यू ऐड कर देगा, बस हमें उस वैल्यू ऐड को करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मर जो होता है, ठीक है, अब फार्मर सपोज करो शुगर केन ग्रो करता है, क्या ग्रो करता है, शुगर केन ग्रो करता है। अब वो शुगर केन ग्रो कर रहा है और वो एक किसको दे रहा है, शुगर कंपनी को दे रहा है। किसको दे रहा है, शुगर कंपनी को दे रहा है। तो फर्स्ट पर्सन बीइंग फार्मर, उसने शुगर केन ग्रो किया। सेकंड पर्सन बीइंग द कंपनी जो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करेगी। तो शुगर केन जो उसने ग्रो किया वो उसको देता सपोज करो 1000 में, वो उसको शुगर केन में कन्वर्ट करने के बाद बेचता है 1500 में। तो शुगर केन कंपनी ने उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर दी, 500 रुपए वैल्यू ऐड कर दी। कितनी कर दी, प्रोवाइडेड की और कुछ यूज नहीं हुआ यहाँ पर, ना इलेक्ट्रिसिटी ना ये वो एक्सेट्रा, कुछ यूज नहीं हुआ, सिर्फ वो मतलब ऐसा सपोज करो उसके बाद जादू था, उसके पास हाथ में गन्ना आया और उसने छू करा और वो शुगर में बदल गया, और वो कितने में दे रहा है आगे, 1500 में। तो ये जो 500 रुपए जो वैल्यू ऐड हुई है, इसको बोला जाता है वैल्यू एडेड। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में ये जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने इस मेथड में प्रॉपर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं देखना कि शुगर केन कंपनी ने तो 1500 का माल बनाया, तो मेरे भाई उसमें से 1000 का तो उसने वो खुद का ही तो खरीदा था। तो अगर आप वही माल देख लोगे तो एक चीज की वैल्यू बार बार कैलकुलेट हो जाएगी, जिसको डबल काउंटिंग बोलते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो हमने सिर्फ वैल्यू एडेड ही देखना होता है, ठीक है। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपका जो टोटल आउटपुट है वो कितने का है, जैसे 1500 का था शुगर कंपनी का, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसे शुगर केन कितने का पड़ रहा था, 1000 का, तो उसकी तरफ से वैल्यू एडेड कितना हुआ, 500 रुपए। तो बस इस वैल्यू एडेड को टेक्निकली हम किस नाम से बोलते हैं, जीवीएमपी। और ऐसे हमें हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडेड ऐड करना है, ठीक है, सो दैट हम हमारे नेशनल इनकम पे पहुंच सकें, ठीक है जी। चलिए, तो वैल्यू एडेड मेथड को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कॉमोडिटी सर्विस मेथड। तो ये भी आपके एमसीक्यू में एक बार क्वेश्चन आया था कि भैया वैल्यू एडेड का दूसरा नाम क्या है, या इसमें से कौन सा वैल्यू एडेड का नाम नहीं है, ठीक है। और सीयूईटी में भी आप देख रहे हो, सीयूईटी और बोर्ड की तैयारी करते वक्त ना हमारा जो ऑब्जेक्टिव और टोटली बदल जाता है। इसलिए टीचर्स जो है ना वो रेकमेंड करते हैं कि यार आप सीयूईटी की क्लासेस ज्वाइन करो। डोंट थिंक कि बोर्ड की तैयारी अच्छी होगी तो सीयूईटी भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑल्दो बेसिक आपका बन जाएगा सीयूईटी के लिए, लेकिन फिर बेसिक ही कॉलेज मिलेगा फिर उसको आपको उससे। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिर वो टॉप क्लास, उसके लिए यार थोड़ा बहुत खर्च लोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बहुत मतलब मल्टीप्लाई होकर रिटर्न्स आने वाले हैं। मल्टीप्लायर आप पढ़ते हो ना इको में, मनी मल्टीप्लायर में, तो बस वैसे रिटर्न्स आने वाले हैं, तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन क्या होती है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो सारा एक्सपेंडिचर होता है बाय द प्रोडक्शन यूनिट ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट विच आर मेंट फॉर रीसेल और फॉर यूजिंग अप कंप्लीटली। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ इस पूरे रूम में बैठ के, ठीक है। अब मैं ये क्लास ले रहा हूँ तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, आपके सामने ध्यान से समझना, मैं क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये लैपटॉप है, माइक है, ये लाइट्स हैं, वेब कैम है, ठीक है, ये पेन टैबलेट है, मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके आपके लिए एक क्लास क्रिएट कर पा रहा हूँ, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है। क्या ये कंप्लीटली यूज जब हो जाएंगे इस प्रोसेस में, एक लेक्चर दिया तो क्या खत्म, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं दोबारा वेब कैम लैपटॉप, ये भैया इतना पैसा नहीं है, ठीक है जी। लेकिन 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 और भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है जी। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास ये नोट्स पड़े हैं तो पेपर है, समझे बात कि नहीं समझे। लेकिन ये कंप्लीटली यूज अप हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, इसका यहीं पर खत्म। तो जो कंप्लीटली यूज अप हो गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है,
तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जो कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं हुआ, लाइक लैपटॉप, लाइक वेबकैम, लाइक माइक, लाइक लाइट्स, उनको बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन। तो हमने पढ़ा था ना ये चीज, कैपिटल गुड टाइप, बिल्कुल सही। तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या आता है ध्यान से समझना। इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑल दोस इनपुट्स हुज वैल्यू इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, जिसकी वैल्यू फाइनल गुड की वैल्यू के साथ मर्ज हो जाती है। अब जैसे सपोज करो आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, अगर आपको उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप रॉ मटेरियल्स का तो सामान गिनोगे यार, मेरे को रॉ मटेरियल्स का कितने का पड़ा, उसके अलावा आप साथ में वो भी गिनोगे मुझे इलेक्ट्रिसिटी कितने बिल देना पड़ रहा है, मुझे रूम का रेंट कितना देना पड़ रहा है, अगर मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी देनी पड़ रही है, और इन सब की वैल्यूज जो मैं फाइनल प्राइस डिसाइड करूंगा उस सब में इंक्लूडेड होगी कि नहीं होगी, तो ये सारी आपकी इंटरमीडिएट। लेकिन जब मैं फाइनल प्राइस डिसाइड करता हूं, क्या मशीनरी, क्या डिफरेंट मैं जो टूल्स यूज करता हूं उनकी वैल्यू इंक्लूड करता हूं फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए, फाइनल प्राइस बिल्कुल भी नहीं, तो वो नहीं आते मेरे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, याद रखना। जैसे कि अगर मैं आटा बना रहा हूं, आटे से सॉरी ब्रेड बना रहा हूं, तो आटा क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि वो आटे की वैल्यू कंप्लीटली जो है वो फाइनल प्राइस में मर्ज हो जाएगी, ठीक है, फाइनल वैल्यू में, फाइनल आउटपुट में मर्ज हो जाएगी और कंप्लीटली यूज अप हो जाएगी, और मैं वापस उसको आटा नहीं बना सकता ब्रेड से। लेकिन जो मशीनरी और अदर कैपिटल गुड्स हैं जो मैं ब्रेड बनाने में यूज करूंगा, वो मेरे इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी वैल्यू नहीं जुड़ती, ठीक है जी, फाइनल गुड में, फाइनल प्रोडक्ट में, और दूसरा वो एज इट इज रहते हैं, वो कंप्लीटली यूज अप भी नहीं होते। तो फाइनल कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। समझ गए ये बात कि नहीं समझ गए? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया हमारा, जितने भी आप चीजें यूज कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज नहीं इंक्लूड करूंगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों चीजों के अलावा मैं जितने सर्विसेज या गुड्स यूज कर रहा हूं, भले ही वो आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, भले ही वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, भले ही वो रिपेयर्स हो गया, भले ही वो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया। अब नॉर्मली आपको क्वेश्चन में जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है, उसके अलावा वो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस। बस आपको मैंने छोटी सी चीजें बता दी हैं कि यार प्रोडक्ट को बनाने में फैक्टर सर्विसेज और कैपिटल गुड को माइनस करने के बाद जितना खर्चा है वो सारा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, उसके अलावा आपका अभी आया था एक दिमाग में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, फ्यूल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो ये सारे आपके नॉर्मली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, इन सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर वो इनडायरेक्टली आपको दे देता है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं रॉ मटेरियल्स को नॉन ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। अब मैं आपको प्रॉपर अच्छे से तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा और चीजें नहीं मिलती आपको क्वेश्चन में देखने को। नॉन ड्यूरेबल गुड्स परचेज्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, परचेज्ड बाय फर्म्स या बिजनेस यूनिट्स। अगर यही हाउस होल्ड हो जाता फिर तो वो तो फाइनल कंजम्पशन हो गया ना, सब्जियां वब्जियां जो हम लोग खरीदते हैं। लेकिन वही नॉन ड्यूरेबल जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, जितनी भी चीज़ें हो गई, वो अगर कोई फर्म खरीदे, रेस्टोरेंट खरीदे, कोई ढाबे वाला खरीदे, तो फिर वो हो जाएगा ना आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। अब एक और बात याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो आता ही है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी ना कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि डोमेस्टिक परचेजेस, उस डोमेस्टिक परचेजेस में इंपोर्ट्स ऐड करोगे तब जाकर आपको फुल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स मिलेगी। कि रॉ मटेरियल्स आप यहां से भी खरीद सकते हो तो वो डोमेस्टिक परचेज हो गया अपनी कंट्री से, बाहर से खरीद रहे हो तो वो इंपोर्ट्स हो गया, दोनों को ऐड करोगे तभी टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स आपका आएगा। समझे ये बात कि नहीं समझे ये चीज, ठीक है। उसके अलावा अगर सिर्फ आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है या फिर सिर्फ रॉ मटेरियल्स दिया हुआ है, तब इंपोर्ट अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंप्लाइड होता है कि वो उसमें इंक्लूडेड होता है। मूविंग ऑन टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब वो जितनी वैल्यू का फाइनल गुड बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला मतलब फाइनल गुड, वो तो मतलब एक बिजनेस के यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए तो वो फाइनल गुड ही प्रोड्यूस कर रहा है, सामने वाला उसको इंटरमीडिएट बना मान रहा है, तो हम क्या करें। अब जैसे फार्मर ने गन्ना ग्रो किया था
वो कंपनी वाले उससे लेके जा रहे हैं, उसे क्या पता वो खाएंगे बैठ के अपना मंजी वंजी पे आराम से गन्ने छिलते हुए काम करेंगे या उसको शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे क्या लेना देना भैया। ठीक है, उसके लिए तो वो गुड ही हो गया फाइनल गुड। तो जितनी वैल्यू का आउटपुट एक प्रोडक्शन यूनिट बनाता है उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कितना उसने बेच दिया प्लस चेंज इन स्टॉक कितना नहीं बेच पाया। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स कई बार हमें क्वेश्चन में दी होती है, कई बार दिया होता है कि कितने का बिक रहा है एक यूनिट इनटू कितनी क्वांटिटी आपने बेची, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। अब एक और बात यहां पर आ जाती है कि सेल्स अगर सिर्फ दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है तब आपको एक्सपोर्ट्स ऐड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट टोटल सेल। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ही दे दिया सीधा क्वेश्चन में, फिर तो मतलब ये क्वेश्चन मतलब बात ही खत्म होगी, फिर तो क्या ही बोले हम। ठीक है, अब ये देखो दो चीजें चाहिए होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक बार ये दो मिल गई बस कहानी खत्म। आपको मिलता क्या उससे, आपको उससे मिलता है GVAMP। ये जो वैल्यू एडेड क्या है, ये GVAMP। आपको ये हर फर्म का निकालना होता है, ईच फर्म या ईच प्रोडक्शन यूनिट। कई बार क्वेश्चन में आपको अलग से वो प्रोडक्शन यूनिट दे देगा, यूनिट फर्म ए ने इतनी प्रोड्यूस करा, इतना सेल करा, फर्म बी ने फर्म ए को इतना सेल करा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर ईच फर्म का आप GVAMP निकालोगे और उनको ऐड कर दोगे, सबमिशन ऑफ GVAMP, तो ये बन जाता है आपका GDPMP। क्या बन जाता है ये आपका GDPMP। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और कई बार क्या होता है कि हमें सेक्टर वाइज भी दिया होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों का अलग से वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा, तीनों का अलग से इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा, तीनों का हम अलग GVAMP निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस देयर रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और तीनों के GVAMP को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा GDPMP। और सिर्फ अगर एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इतना है, तो हम मानेंगे हमारा सीधा ही GDPMP आएगा, क्योंकि जब डिफरेंट वही नहीं दिए हुए तो हम ऐड कैसे कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रिकॉशंस जो है वो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला तो अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ आउटपुट। अब डबल काउंटिंग ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर आउटपुट की वैल्यू जो है 2 से 3 बार ही हमारी नेशनल इनकम में काउंट हो जाए और वो ओवर एस्टिमेशन कर देती है नेशनल इनकम को, मतलब नेशनल इनकम की गलत फिगर शो हो जाती है और वो बहुत गलत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी थी फार्मर है, जैसे सपोज करो 3 पार्टीज है, फार्मर, ठीक है, शुगर कंपनी और फिर रिटेलर एंड चौथा भी मान लो कंज्यूमर। तो 1 2 3 और 4। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये लाइन आती है और बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है, आपकी बुक्स में आपको ये लाइन मिलेगी, नोट्स में भी कई बार लाइन मिलेगी। ये तो फार्मर ने शुगर केन ग्रो किया, ये किसको दिया उसने, शुगर कंपनी को। शुगर कंपनी ने उसको जैसे सपोज करो 1000 की दी, ठीक है, और शुगर कंपनी ने और कुछ यूज नहीं कर रही, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला जादू है, और शुगर कंपनी ने उसको ऐसे जादू से शुगर में बना दिया और उसको 1500 में बेचा रिटेलर को। रिटेलर ने कुछ तो, रिटेलर तो वैसे ही कुछ नहीं करते, बस माल रखा रहता है। और पहले तो चलो बेचते भी थे, मैडम ये चीनी ले लो वो चीनी, आज तो भैया आजकल तो डिस्प्ले में है भाई, जो उठाना है उठा लो अपने आप, तो आजकल तो वैसे ही कुछ नहीं करते। तो रिटेलर ने उसको एज इट इज बैठे बिठाए 2000 में बेच दिया। तो फाइनली कंज्यूमर के हाथ में कितने का बिका 2000 रुपये का। तो अब क्या होता है डबल काउंटिंग में, देखना, अगर मैं हर एक प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐड कर लूँ, फार्मर ने 1000, उसने 1500 और उसने 2000, तो 1000 और 1500 हो गया आपका 2500 प्लस 2000 हो गया 4500। लेकिन इस 4500 को अगर हम मान लेंगे यही हमारी नेशनल इनकम है, तो इसमें वो जो 1000 वाला गन्ना है उसकी वैल्यू 2 बार आ गई भैया। जब उसका आउटपुट हम देख रहे हैं शुगर कंपनी का, तो उसमें भी वो 1000 इंक्लूडेड ही है 1500 में, और उसमें देख रहे हैं तो उसमें भी इंक्लूड है, तो ये 2 बार आ गई, 3 बार आ गई इनफैक्ट, फार्मर का भी देखा उसका भी उसका, तो ये ओवर एस्टिमेशन। सिमिलरली जब शुगर की 1500 देख रहे हैं उसमें भी वो डबल काउंटिंग होगी, जब वो रिटेलर का देख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो वी शुड अवॉइड दिस। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 प्रोडक्शन यूनिट थी, फार्मर, शुगर कंपनी, रिटेलर, और एक कंज्यूमर था डी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड की ना एक क्वालिटी होती है कि जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को लीव नहीं करता तब तक वो इंटरमीडिएट ही कहलाता है। मतलब जब जब कोई प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्शन कंपनी से दूसरी प्रोडक्शन कंपनी खरीदेगी तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाती है, प्रोवाइडेड कि वो कोई मशीनरी या कोई कैपिटल गुड ना हो, ठीक है, जब जब वो कोई नॉन ड्यूरेबल गुड खरीदेगी। समझे ये बात कि नहीं समझे ये चीज? तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ये डबल काउंटिंग क्या होगा। अब इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? लेकिन
अवॉइड करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि भैया एडू कैप्टन का टाइम टेबल डिसिप्लिन तरीके से फॉलो हो रहा है, तो मेक श्योर आप भी इसे फॉलो कर लीजिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब टीचर्स बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं ले रहे हैं। और अब टाइम भी नहीं रहा यार, बहुत मस्ती कर ली, 3 महीने आराम से मस्ती कर ली। अब डिसिप्लिन से अपना सिलेबस फॉलो कर लो, अक्टूबर तक खत्म कर दो, फिर चैन से रिवीजन करना। फिर जो आपका मैं टाइम टेबल बना के दूंगा ना, फिर तुम ऐसे ही करोगे मुंह से, वाह सर मज़ा आ गया। और साथ में एडू कैप्टन का जो एप्लीकेशन है कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। इसका रीज़न क्या होता है, देखो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको सिस्टम से सारी क्लासेस मिल जाएंगी इसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। तो मेक श्योर ये चीज़ कर लीजिए, गलती मत करना यार प्लीज़, मेक श्योर, ठीक है, क्योंकि तैयारी मतलब अक्टूबर तक हमने फाइनल करनी है। मैंने वो वीडियो बना रखी है आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी वाली, उसमें अक्टूबर तक का टाइम दिया, क्योंकि फिर नवंबर दिसंबर में तो इतना प्रेशर हो जाएगा, फिर वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहीं होती है जो आपकी नॉलेज ग्रैबिंग पढ़ाई होती है। बस अभी पकड़ दो नॉलेज को। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि हम अपनी डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। देखो 2 तरीके हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के, टेकिंग दैट एग्जाम्पल, कॉन्टिन्यूइंग दैट एग्जाम्पल, कि वही फार्मर, शुगर कंपनी और अपना रिटेलर देन कंज्यूमर। एक तो सीधा है कि हम वो देख लें कि भाई कंज्यूमर के हाथ में कितना पहुंचा सामान, एक तरीका तो वो हो गया। तो बीच में प्रोडक्शन इनका हटा दो, सिर्फ वो देख लो, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल आउटपुट ही तो देखना है हमने, इंटरमीडिएट तो देखना ही नहीं है। तो फाइनल तो उसी के हाथ में पहुंचा, तो वो 2000 का पहुंचा तो 2000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आप हर एक जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका फाइनल आउटपुट ना देखकर उसका वैल्यू एडेड देखो, जो हमारा मेथड ही है। जैसे फार्मर 1000 का गन्ना ग्रो करके बेच रहा था, लेकिन उसकी कॉस्ट थी 0, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, तो उसकी वैल्यू एडेड होगी 1000। शुगर कंपनी उसी को शुगर में कन्वर्ट करके बिना और कोई कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, फ्यूल व्यूल यूज़ करके वो 1500 में बेच रही थी, तो उसकी होगी 500, 1000 उसकी, 500 उसकी। रिटेलर और कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो लिटरली कुछ नहीं कर रहा था, और वो 2000 में उसकी भी 500 होगी, तो 1000, 500, 500, तो क्लब किया, टोटल कितना बन गया आपका 2000 रुपये। कितना बन गया 2। अब दोनों तरीकों से 2000 आया था, तो जो अभी दूसरे वाले तरीके की मैंने बात करी, द मेथड आई टॉक्ड अबाउट द लेटर इज आर वैल्यू एडेड मेथड, एंड द फर्स्ट वन इज आर एक्सपेंडिचर मेथड, जो हम करेंगे थोड़ी वीडियोस बाद, ठीक है। तो ये 2 तरीके आपके पास होते हैं वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करने के, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। अब दूसरी जो प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि भले ही आउटपुट, हम यहाँ पर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, वो मार्केट में बिका या नहीं बिका, इट इज इररेलेवेंट, लेकिन वो बना है या फिर फार्मर ने जैसे कुछ गन्ने जो ग्रो करे थे वो शुगर कंपनी को दे दी और कुछ खुद ही कंज्यूम कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ओन अकाउंट प्रोडक्शन को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हमारा मोटिव जो है वो आउटपुट को देखना है, ठीक है। हमारा मोटिव आउटपुट को देखने का है, हमारा मोटिव मार्केट में कितना बिका वो नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट इंक्लूड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि वो जब प्रोड्यूस हुए होंगे फर्स्ट हैंड में, तब हम उस ईयर में कैलकुलेट हो गया कि इस ईयर में तो कोई वो न्यू प्रोडक्शन थोड़ी ना है। अगर वो न्यू प्रोडक्शन होती तो हम कैलकुलेट करते, लेकिन वो कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए हम उसको नेशनल इनकम में कभी कैलकुलेट नहीं करते। हाँ, लेकिन उस पर देने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं, ब्रोकरेज या कमीशन कोई दिए जा रही है ब्रोकर्स को या कमीशन को, तो वो जरूर कैलकुलेट होगी, क्योंकि सर्विस कभी सेकेंड हैंड नहीं हो सकती, सर्विस हमेशा फ्रेश होती है, ये बात याद रखना। ऑल्सो जितनी भी सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारी मदर हमारे लिए घर पे खाना बनाती हैं, ठीक है जी, और उसके अलावा जितनी भी हम किचन गार्डनिंग करते हैं घर पे, वो छोटे छोटे, अभी मैं नीचे देख के आ रहा था, छोटा सा ऐसे ही बैल्कनी में गार्डन बना रखा है, तो उसमें जामुन आ रहे थे, वो मज़ा ही आ गया देख के यार, जामुन ना, ठीक है, फील सी आ गई। तो वो जामुन ये मार्केट में नहीं पहुंचते, या गवर्नमेंट को इस चीज़ की कभी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएंगी कौन कितनी ये सर्विसेज कर रहा है। इवन दो ये बाहर जाती तो इनकी वैल्यू होती, घर पे पड़ी है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मेरी मदर बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना बनाती तो उनको जो वैल्यू मिलती वो सैलरी वैलरी, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनती, लेकिन घर पे कर रही है तो नहीं है। तो टेक्निकली काम वही है, लेकिन हम इसकी वैल्यू चाहकर भी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट में पहुंचती नहीं है, इनकी मार्केट वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो नॉन मार्केटेबल गुड्स हैं ये, ठीक है।
मूविंग ऑन टू आर क्वेश्चंस, हमने प्रिकॉशन देख लिया, हमने फॉर्मूला देख लिया, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्सेज अब लाइव हैं, जाकर देखिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर चाहिए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट चाहिए, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स चाहिए, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट चाहिए और एक 24/7 आपके लिए नंबर अलॉट कर दिया, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट एप्लीकेशन या उस चीज़ से रिलेटेड, अगर कोई एकेडमिक है तो डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको दिया हुआ, जल्दी से डाउट मिलो, विद इन 24 आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी आपके अंडर ग्रेड लेवल पे कोर्सेज हैं उनकी तैयारी हम कराते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेस्ट मेंटरशिप के साथ। और सबसे तगड़ी बात भैया, 5 डे मनी बैक जो ये हमारा ऑफर चल रहा है, मनी बैक गारंटी है, सिर्फ मनी बैक नहीं लिखा हुआ मेरी जान, गारंटी वर्ड भी जोड़ा है, मतलब बिना कोई सवाल पूछे आपका पैसा वापस कर देंगे। हमें लालच नहीं है भैया, हम तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं ये चीज़। और भैया रिजल्ट्स तो यार मतलब तगड़े रहे ही हैं हमारे एवरी ईयर, और इंशाअल्लाह इस साल भी अच्छे रहेंगे भगवान की दुआ से, फिंगर्स क्रॉस। AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन का बच्चा, IP मैट 13, 24, 37 IP मैट के जो बच्चे हैं ये भी एडू कैप्टन से पढ़े हुए हैं। 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC और टॉप कॉलेजेस जितने भी आपको मिलेंगे, नारसी मुंजी कराई सी है, वो हर जगह आपको एडू कैप्टन के बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भैया जल्दी से जाओ नंबर पे, भैया एटलीस्ट इंक्वायर तो करो, अपने आप मजा आने लग जाएगा यार आप लोग। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन फॉर द डे, और बहुत इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले देखो आपने उसने क्या बोला, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब कहीं पर भी ना क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोलता कौन सा मेथड यूज करना। अब सबसे पहली बात तो जब वो वैल्यू एडेड किसी भी क्वेश्चन में मांग लेना तो वहाँ तो सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड ही यूज हो सकता है। अब वैल्यू एडेड मेथड के लिए हमारा सीधा क्या निकलता है, GVAMP। क्या निकलता है, GVAMP। और यहाँ पर कोई डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम सीधा GVAMP लिखते हैं, ठीक है। और यही GVAMP GDPMP आएगा सीधा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन में ये भी पता होना चाहिए, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कौन से मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता है। तो वैल्यू एडेड मेथड से हमारा निकलता है GVAMP या फिर GDPMP। अब GVAMP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैं यार थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरे क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, हर किस भी नहीं दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे दे रखा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बात एक ही होती है। अब चलो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, पूरे क्वेश्चन में कहीं सेल्स दे रखी है, नहीं दे रखी है। चेंज इन स्टॉक दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा। सेल्स देख लेते हैं अब हम कैसे निकलती है, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, ये मेरा सेल्स हो गया, प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्वांटिटी सोल्ड हो गई 1000, सेलिंग प्राइस हो गया 30, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 3000, ओपनिंग स्टॉक हो गया 2000। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा, ये 30,000 प्लस 1000 कितना हो गया, 31,000। कितना हो गया, 31,000। और अब बस GVAMP निकाल लूंगा मैं एक बारी, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट 31,000 मेरा आ गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है मेरा, 12,000। कितना है, 12,000, ठीक है। अब बस मैं 31 से 12,000 हमारे माइनस करूंगा तो ये आ जाएंगे आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19,000। क्या आ जाएगा ये हमारा, 19,000। अब GVAMP आया, उसने मांगा क्या था, GVFC। अब ये हम कन्वर्जन फॉर्मूलाज का देखो यहाँ पर यूज हुआ, अभी तक कहीं पर भी कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं आया, इसीलिए उनको सपोर्टिंग फॉर्मूलाज भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है GVAMP से FC बनाना है। MP से FC बनाने के लिए हमें नेट IT जो है हमारा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 19,000 हमारा GVAMP आ गया था, 20, 30, 31 माइनस नेट IT हमें कहीं दे रखा, देखो नेट IT कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स आपके IT होते हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 2500 माइनस 3500, सॉरी प्लस 3500, ये दोनों IT बने। क्या सब्सिडी हमें दे रखा, देखो सब्सिडी 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 नहीं, तो ये हो गया आपका 19, 3, 4, 5, 6, 19 माइनस 6 कितना होता है, 13,000। तो 13,000 शुड बी योर करेक्ट आंसर। आज आंसर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बट थोड़ा बहुत मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस है कि यार ये ठीक होगा, बाकी गलत तो यार कोई भी इंसान हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या निकालना है, NVFC। क्या निकालना है इसमें आपको, NVAFC। NVFC के लिए अगेन सबसे पहले तो GVAMP निकल सकता है हमारा, NVA तो कभी डायरेक्टली निकल नहीं सकता। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैं थोड़ा तेज करूंगा क्योंकि आई होप आप लोगों को समझ आ गया, नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर करके दोबारा आप देख सकते हो। सबसे बढ़िया बात ही यूट्यूब की यही है यार,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इंपोर्ट ड्यूटी, ये वो एक्सेट्रा हमें दे रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं नहीं दिया हुआ, तो अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट का। सेल्स का है, सेल्स का है, सेल्स का है, सेल्स भी नहीं दे रखा, चलो कोई नहीं, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लेते हैं, 2000 इंटू 10। चेंज इन स्टॉक दे रखा है, नेट चेंज इन स्टॉक माइनस 50, माइनस दे रखा है, माइनस करूंगा मैं, जरा दिमाग नहीं लगाने वाला। और ये दे रखा है आपको 10,000, ठीक है जी। अब ये हो गया 20,000, 20,000 माइनस 10,000 कितना होता है 10,000, 10,000 में से 50 कटते हैं तो ये आ जाते हैं 9,950, ये आ गया आपका GVA-MP। अब इसको NVFC में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया था कन्वर्जन फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन में, नहीं पता तो एक बार वीडियो जाके देख लो। NVFC का फॉर्मूला होता है, मतलब जो आपको निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, जिस भी एग्रीगेट की आपको वैल्यू दे दी उसको राइट हैंड साइड पे लिख लो। अब G को N बनाना है, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमारा डेप्रीसिएशन जो है माइनस हो जाएगा, और MP को FC बनाने के लिए नेट IT माइनस हो जाएगा। तो GVMP कितना है हमारा 9950 आया था। डेप्रिसिएशन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका दूसरा नाम 600, और नेट IT हमें दे रखा है, नेट IT इंपोर्ट ड्यूटी एक टैक्स दिख गया मुझे, दूसरा तो कोई है नहीं, तो हम 400 में से सब्सिडी हमारी 500 माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस 100, ये रह जाएगा माइनस 500। तो आपका आंसर आना चाहिए 9450 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऊपर जो आपको यूनिट दे रखी है करोर्स वो आ जाएगी, यहाँ पर यूनिट दे रखी थी, ओहो अभी अब मेरा आधा नंबर कट जाता खामखा का, ठीक है जी। तो ये आपका सारा सीन होता है, ऐसे हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, कृपया मुझे ये करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। देखो मैंने आंसर भी नहीं लिखे हैं, इस बार तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। लास्ट क्लास में तो बच्चों ने कमेंट नहीं किया, सिर्फ आंसर चेक कर लिया और पता लगा लिया उन्होंने। इस बार ही कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा कमेंट्स में एक एक बच्चे को जाकर कि सही है कि गलत है। फोर्थ क्वेश्चन में अब आपसे सेल्स मांग रहा है, दैट मीन्स एक नेशनल इनकम का एग्रीगेट जरूर देगा। आप देख सकते हो NVFC दे रहा है, क्या दे रहा है NVFC, लेकिन हमारे वैल्यू एडिड मेथड में कौन सा फॉर्मूला आता है एग्रीगेट GVMP। दैट मीन्स हमें NVFC को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा GVMP में, वरना हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम निकालने में दिक्कत होगी। और जितना कॉम्प्लेक्स करोगे अपना फॉर्मूला उतना मुश्किल होगा। तो ईजी वे में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, भले बेबी स्टेप्स ले लो लेकिन सही तरीके से करो। तो नेट को ग्रॉस बनाना है तो डेप्रीसिएशन प्लस, एंड FC को MP बनाना है, FC को अगर आपने MP बनाना है तो नेट IT प्लस। तो NVFC कितना है जी 1300 रुपये, डेप्रीसिएशन कितना है जी 80 रुपये, नेट IT हमें दे रखा है, नेट IT सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी है सिर्फ, IT तो मेरे हिसाब से एक भी नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, सब्सिडी है तो IT 0 माइनस सब्सिडी है 60, ठीक है। तो ये माइनस 60 हो गए, 20 रह गया, तो GVMP आ गया 1320। अब GVMP का फॉर्मूला क्या होता है, GVMP का आपका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट ही तो निकालना है क्योंकि उसी से सेल्स निकलेगी, तो ये लिख लेते हैं 1320। वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी हमारी 700 रुपये, कितनी हो गई 700 रुपये, बस ये 700 उधर जाके ऐड हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा 1300 प्लस 700 होता है 2000, 2020, क्या नंबर आया 20। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हो गया 2020। सेल्स हमें निकालनी है, चेंज इन स्टॉक कितना हो गया आपका, चेंज इन स्टॉक दे रखा है -50, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारे सेल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2070। अब देखो कई बच्चे इसमें क्या है एक्सपोर्ट माइनस करेंगे ताकि सेल्स आ जाए, वो तो डोमेस्टिक सेल्स आएगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में वो हमें डोमेस्टिक सेल्स लिख देता, फिर हम डोमेस्टिक सेल्स निकालने के लिए हमारी सेल्स में से एक्सपोर्ट जो है फिर माइनस करते हैं, फिर ये जो 50 माइनस होती 2020 आपकी डोमेस्टिक सेल्स आ जाती। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भैया ये चीज़ है क्या। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन निकाल के बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कमेंट में मुझे करके बताना है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे आपने कमेंट में आंसर बताना है, मैं भैया चेक करूंगा किस किस का आया है। तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से नॉलेज मिली होगी, अभी तक आपको जितने कंसेप्ट में डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी या रिवर्ट बैक मिल जाएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को
या एडू कैप्टन चैनल को शेयर करिए अगर आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पढ़ने में तो। क्योंकि यार देखो, मैं अपने टाइम पे यही करता था, बच्चों की हेल्प करता था, क्योंकि मैं आई डोंट बिलीव इन डिक्रीजिंग द कंपटीशन बाय रॉन्ग मीन्स। नहीं बताऊंगा मैं अकेले में रहूंगा, वो चतुर वाला सीन नहीं है, रात को गंदी मैगजीन डाल दी। मेरा है कि भैया कंपटीशन होना चाहिए, तभी तो मजा है लड़ने का यार, तभी तो मजा है लड़ने का। WWE देखिए कभी किसी ने? तो कॉम्पिटिव वो मैच तगड़ा तभी बनता है ना जब दोनों तरफ पावरफुल हो, तो बस वही है, और दोनों फिर ग्रो करते हैं उससे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।